आज जिंदगी लाइव है मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। यह एकेडमी जहां तैयार होते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित और सबसे रुतबेदार नौकरशाह। हर परिवार, हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा डीएम कमिश्नर बने, और यही सपना आंखों में लिए हर साल लाखों नौजवान यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दीन दुनिया को भूलकर पढ़ाई में जुटे रहते हैं। जो खर्च उठा सकते हैं वो महंगी से महंगी कोचिंग लेते हैं, जो नहीं उठा सकते वो अपने दम पर किस्मत आजमाते हैं। लेकिन चंद खुशनसीब ही 6000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंच पाते हैं। उनमें से कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो उन हालातों में पढ़ लिख कर आईएएस बनते हैं जिन हालातों में कई बार 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। वो एक मिसाल है देश के हर बच्चे, हर नौजवान के लिए, और इसलिए वो हिस्सा है आज के जिंदगी लाइव। उससे हाथ मिलाना चाहता है, उसे अपना कहता है। एक दिन उन्हीं गलियों में गोविंद को दूसरे बच्चों के साथ खेलने से भी मना कर दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोविंद एक रिक्शे वाले का बेटा है। गोविंद, वो दिन जब आप छोटे थे और आपको गली के दूसरे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया गया था, आज भी याद है आपको वो दिन? शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। मेरे एरिया थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफी अमीर अमीर लोग के वहाँ घर हैं। तो मेरा फ्रेंड था, उसके साथ खेलते खेलते उसके घर में चला गया था। तो उसके फादर थे, उन्होंने मुझसे बहुत ही वो शॉक्ड हो गया कि मैं उनके घर में कैसे आ गया, क्योंकि वो अपने आप को एलीट क्लास फैमिली का समझते थे। तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे परिवार के लड़कों को हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो बात मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति से जो तैयारी कर रहे थे, एजुकेशन में काफी अच्छे थे, उनसे पूछा कि उन्होंने ये बात क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो सामाजिक बैकग्राउंड है, तुम्हारे जो परिवार के बैकग्राउंड है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे लगा, मैंने पूछा बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड या तो तुम्हारे पिता के वक्त से बदल सकता है, या तुम अपने आप को समाज में इतना स्टेब्लिश कर लो कि उससे ऊपर जाने के बारे में कोई न सोचे। तो मैंने उनसे पूछा कि इस देश में ऐसी क्या चीज है जो मैं कर लूं तो शायद उससे ऊपर सर्विस में जाने में कोई नहीं बता सकता। तो तैयारी में थे, उन्होंने बताया कि अगर तुम आईएएस बन जाओ, मजाक में ही उन्होंने बोला था, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो इस देश में उससे ऊपर की जॉब कोई भी नहीं है। तो उसी दिन से मैंने सोचा था कि अच्छा मैं आईएएस ही बनूंगा, और उसका प्रतिफल था कि मैंने यूपीएससी की परीक्षा पहले ही प्रयास में निकाल ली थी। मतलब 6th स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं, तो शायद 12-13 साल की उम्र रही होगी आपकी। बिल्कुल। उस उम्र में आपको ये बात इतनी चुभ गई थी कि आप कहते हैं कि उसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी? हाँ, क्योंकि उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस सेवा में जाना है, और इतना ज्यादा मैं कंसंट्रेट इसके बारे में था कि लोग 10th करते हैं, 11th करते हैं तो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं आईएएस बनूंगा। घर के हालात कैसे थे? हालात खराब थे, लेकिन हम कंपेयर कभी नहीं करते थे ये हालात अच्छे क्या होते हैं, कि जिसके घर खर्चा पर डे 1000 वही अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, खास करके क्योंकि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, 5 लोग थे एक ही रूम में, मतलब खाना बनाना सभी काम एक ही रूम में होता था। तो माहौल बहुत ज्यादा टिपिकल था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफी आती थी। दूसरे बच्चों को देखकर कॉम्प्लेक्स भी होता था कि मैं इन जैसा क्यों नहीं हूँ, या मेरे पास इतनी फैसिलिटीज क्यों नहीं है? होता था कभी कभी। कोई बच्चे का मन है जो 7th 8th में पढ़ता है, उसके मन में आ ही सकता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े हों, जो हमें साल भर में एक बार मिलते थे होली पर। कई लड़कों को हर साल 3, 4, 5 तक मिलते थे। तो होता था, लेकिन छोटी छोटी बातें ही तो ज्यादा पिंच करती थी कि मुझे आगे और बढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। जो वो मैंने 6th स्टैंडर्ड में सोचा था उसे पूरा करना है, वो ज्यादा हेल्पफुल हुई गई। तो और जब आप बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे तो अड़ोस पड़ोस वाले आपको काफी डिस्करेज भी करते थे, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते थे? बहुत ज्यादा, थोड़ा तो नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा करते थे। क्योंकि मेरी सिस्टर ममता जी, जिन्होंने पढ़ाई की नींव रखी घर में, लोग बहुत उन पर पिंच करते थे कि तुम्हें तो बर्तन धोना चाहिए दूसरे घर में जाकर, तुम पढ़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। हमें भी सोशल काफी लोग डिस्करेज करते थे कि पढ़ लिख के ज्यादा क्या होगा, एक रिक्शा या 2 रिक्शा रख लोगे, तुम भी चलाओगे, दूसरे से चलवाओगे। गुस्सा नहीं आता था गोविंद? आता था, लेकिन कर क्या सकते थे। या तो हम उसको उसी में निकालते लड़कर और अपनी स्थिति को वीक करते, या उसी एनर्जी को बचा कर रखे तो एग्जाम में लगाते। जिन गलियों में आपके बचपन में इतनी सारी परेशानियां हुई हैं, आपने लोगों के इतने ताने सुने, आपको पता ही होगा कि उन गलियों के लोग अब आज आप पर बहुत फख्र करते हैं।
कई लोग कहते हैं कि हमें पहले से पता था कि हो जाएगा जबकि ये ऑब्वियस था कि लोग कहते थे कि इस परीक्षा में कोई निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि हम 100% दावे के साथ कह सकते उनमें से कोई किसी IAS ऑफिसर के साथ मिला भी नहीं होगा आज तक। नहीं मिला होगा। दिल्ली जब आप आए, IAS के लिए कोचिंग करते हैं बच्चे, बहुत खर्चा होता है, दिल्ली आकर रहते हैं छोटी छोटी जगहों से, यहाँ अपने खर्चे बड़े शहर के बहुत सारे होते हैं, वो सब कैसे मैनेज किया? मेरे फादर के पास थोड़ी जमीन थी, उन्होंने उसको बेच दी स्टार्टिंग के लिए कि हम दिल्ली जाएं तो हमें स्टेब्लिश होने में या कुछ करने में कम से कम 1-2 महीने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे यहाँ पर। सबसे छोटी छोटी गीता दीदी, उनकी इकोनॉमिक से थोड़ी ठीक थी, तो वो अपने ससुराल वालों से लड़के मेरी सपोर्ट करती थी, क्योंकि विश्वास तो किसी को नहीं था, केवल मेरी सिस्टर्स को छोड़कर। आपने बहुत खुद के लिए बहुत परेशानियां सही, टिफिन आप आधा खाते थे एक दिन में, हर चीज बहुत बचा बचा कर आप पैसे खर्च करते थे कि ज्यादा पैसा खर्च ना हो जाए। जो हमारी परेशानी थी कि हमने हाफ टिफिन किया, या एक बार तो था कि हम 150 रुपया महीना ही केवल बचा था, मतलब खाना के देने के बाद जो 2 टाइम हाफ खाते थे उस पर 150 था, कि दोनों टाइम अब चाय भी हम संभव नहीं था कि पी पाए, क्योंकि दिल्ली में 4 रुपए का 1 कप चाय होता है, तो इतना भी मेरे पास नहीं था कि हम दोनों टाइम चाय पी पाते। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा, हम और मजबूत हुए उभरे ना, और हमारी परेशानी थी, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। उसका फिजिकल प्रॉब्लम बहुत झेलना पड़ा, बहुत कमजोर हो गए, बहुत बीमारियां हो गई, बट मेंटल बहुत हम टफ हुए उससे। सुनवाते हैं आपको। मैंने उसको पहली बार देखा जब वो हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन कैंप में आया। हर हमारे सेशन के बाद वो 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता था, क्योंकि उसके 4 से 5 सवाल एक्स्ट्रा होते थे, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता था वो छोड़ता नहीं था। मुझे कई बार ये लगता था कि विद्यार्थी इतना झक्की क्यों है, ये वास्तव में इंटरेस्टेड है या दिखाने में इंटरेस्टेड है। अब इसका अंदाजा लगाना उस समय कठिन था। मेरी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गोविंद जायसवाल का कहना है कि आज वो जो कुछ भी है उसका सारा श्रेय उनके परिवार को, उनके पिता को, उनकी बहनों को जाता है। उनका परिवार उनके लिए क्या सोचता है ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी लाइव में आज हमारे साथ हैं गोविंद जायसवाल। बनारस में एक कमरे के घर में पले बढ़े, पड़ोसियों के ताने सहे, गरीबी देखी लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और उसी की बदौलत आज वो एक IAS ऑफिसर हैं। आज आप जो कुछ हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए किस किस को शुक्रिया कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे? मेरी सिस्टर्स हैं ममता दी और गीता दी। ममता दी तो पता नहीं किस जन्म का पुण्य था कि ऐसा मिला था कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे UPSC का फाइनल एग्जामिनेशन था, तो वो प्रेग्नेंट थी, उनको कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ गई थी, और मेरा इंटरव्यू था अप्रैल में, तो उन्हें डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें दे दी पैसा। 5,000 कपड़े और जूते खरीदने थे इंटरव्यू के लिए। तो लोगों ने पूछा क्या करो, क्या नहीं, उसका रिजल्ट आएगा 14 मई को ना, उसके बाद हम करवा लेंगे। वो विश्वास हम टूटने नहीं देना चाहते थे, और उसी की मतलब बदौलत था कि UPSC ने हमें 70% मार्क्स दिए थे, जो ऑल ओवर इंडिया हिंदी माध्यम में सर्वोच्च मार्क्स थे। तो और उन अभावों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा शक्तिमान बनाया। गोविंद, आज ममता दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। गोविंद शुरू से बहुत मेहनती था, पढ़ने लिखने में वो हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, और आज जो भी किया है सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से किया है, और सबकी मदद तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसका कहना था कि दीदी अभाव के प्रभाव से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिन्हें याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अब जिंदगी ही अब चूंकि संघर्षपूर्ण रहती तो उसको देखकर आंसू तो आ ही जाते हैं, बट लगता है कि आदमी अगर प्रयास करे तो कोई चीज असंभव नहीं रह गई है। पिताजी ने जब रिक्शा बेचा, वो एक तो उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि वो बहुत सिंपल पर्सन है, और वो कभी भी हमको गाइडेंस नहीं दी, इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि हमें जानकारी नहीं है और अपनी जानकारी को हम तुम पर इम्पोज नहीं करेंगे। तो कहते जितना हमसे मैक्सिमम हो पाएगा, क्योंकि उनको तो 4 साल से पैर में सेप्टिक हो गया था, तो वो चल नहीं पाते, तो उनके पास 3-4 रिक्शा थे जिसके बल पर वो किराए पर दे देते थे, लेकिन कभी कभी एक साथ में पैसे की जरूरत पड़ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, जो चीज है तुम्हारे लिए तो है, चाहे किसी के पास 2 लाख 4 लाख रहता है, हमारे पास 2-3 रिक्शा है, वो तुम्हारा ही है, तो उसको भेज देते हैं। गीता, मैं आपसे अगर पूछूं, बहुत कम
ऐसे उसमें माता पिता कई बार इतनी देर तक साथ दे पाते हैं, लगता है कि अब लड़का कमाना शुरू करे। आप लोगों को कभी लगा कि आपके पिता ने बहुत ज्यादा साथ दिया आप लोगों का? हाँ, मतलब साथ तो बहुत दिए, क्योंकि इनकी वो जो कैपेसिटी किसी तरह थी नहीं, फिर भी अंदर से कभी कभी इनका मनोबल टूट जाता था, तो हम लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं, मतलब एक चांस तो देना ही चाहिए। आप बहुत होशियार थे, आपने बहुत मेहनत की थी, तबियत अपनी खराब कर ली थी, सब कुछ किया था, लेकिन आज भी ये ख्याल आकर रूह कांपती होगी कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उस दिन क्या होता। 14 मई को आपका रिजल्ट आया। सच पूछे तो हम इसका आंसर दे रहे हैं, गोविंद का तो कुछ होता नहीं, लेकिन न जाने कितने लोग मर गए होते, मर जाते, सही बता रहे हैं। टाइम काफ़ी टफ था उस समय। अगर न होता तो मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस समय। हमारे रिजल्ट के 10-15 दिन पहले तो बाबूजी रोटी अचार में पानी डाल के खा रहे थे। तो ऐसे सोचे कभी नहीं, बट न होता तो उसको भी संभालते किसी तरह, बट टाइम काफी टफ हो जाता। उतना झेलने की क्षमता थी कि नहीं। हम तो ना सोच के तो हम सोचते पैरालाइज हो जाता हमको, केवल हम नहीं सोचे, इसलिए हमेशा सोचते थे होगा होगा, क्योंकि हमको निश्चित हम ना सोच के ही हमको अटैक आ जाता। इसीलिए कहे ना, शादी के 6 साल बाद हम खुश हुए जब ये सिलेक्शन हुआ। शादी के 6 साल तक हम आग में झुलसे हैं, सब मेरे साथ मौजूद होते हुए लगे कि हम एकदम अभाव में हैं। जब मेरा भाई 5 रुपए की चाय नहीं पी सकता तो हम अपने घर में चाय पी सकते थे। सुबह हो इसके नाम से, रात हो इसके नाम से। सब अभाव एक साथ फिर आ जाए, इन लोग रहें, हम इन लोग को चूज कर लेंगे, अभाव को भी साथ ले लेंगे, लेकिन इन लोग को हम नहीं छोड़ सकते। इन लोग से हमारे इसमें बहुत है। और गोविंद, मैं आपको बताऊं, जिंदगी लाइव आपसे आज क्या चाहता है। हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी लिखें, वो सब कुछ लिखें जो आपने देखा है, आपने सहा है, और ऐसी कहानी लिखें जिससे देश के ढेर सारे बच्चे जिन्हें बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सारे सुख नहीं मिल पाते हैं, वो आपसे सीख ले सकें। और इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए। और आज हम चाहते हैं कि इस परिवार के लिए, ऐसे पिता के लिए और ऐसी बहन के लिए हम सब अगर खड़े होकर तालियां बजाएं, इस परिवार को हमारा सैल्यूटेशन। झारखंड के एक छोटे से गांव के एक छोटे से किसान का बेटा देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर गया। इंद्रजीत, सिर्फ 24 साल की उम्र और देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी, सब कुछ सपने जैसा लगता है? जी, ये एक सपना था, देखा गया, जो हमने 4th-5वीं कक्षा में देखा था। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मेहनत के साथ जिस तरह से करते थे, लेकिन लगता था कि पूरा हो जाएगा। एक बच्चा ये सपना देखता हो कि वो एक दिन IAS बनेगा, सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। जी, अजीब तो है, लेकिन कहते हैं ना कि जब सपनों के लिए इरादा हो कि हाँ, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इरादा अगर हो तो फिर सारी चीज़ें, ये खेत, ये खलिहान, ये जो माँ का चूल्हा फूंकना, या फिर ये जो मिट्टी की जो दीवार है जो फट गई है, या फिर छप्पर टूट गया है, उसके ऊपर एक एडवेस्टस रख दिया गया है, तो इससे जो जीवन के प्रति जो अनुभव बनता है, उसे जब कागज पर उतार देते हैं तो फिर UPSC तो क्या, दुनिया की कोई भी सबसे बड़ी कब, कैसे सोचा था? IAS कुछ होता है ये भी कैसे पता था? गांव में तो पता नहीं होता लोगों को। जी जी, एक्चुअली जब मैं 5वीं कक्षा का छात्र था तो उस समय एक चैप्टर हुआ करता था कि जिला प्रशासन। तो फिर मैंने पूछा था अपने सर से कि सर, जिला का मालिक कौन होता है?
तो उन्होंने कहा था डीएम होता है। तो फिर उन्होंने मैंने कहा कि वो करता क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो सड़क देता है, बिजली देता है, जिनके जो भूखे हैं उनको रोटी देता है, पानी देता है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो उस दिन से हमारे मन में ये इच्छा हुई थी उस समय कि जो मुझे भी आईएएस ही बनना है। गांव से इससे पहले कोई, मुझे लगता है कि कितने पढ़े लिखे लोग निकले होंगे आपके गांव से? बहुत कम जो पढ़ने के लिए बाहर गए होंगे। मेरे बोकारो जिले की ये पहली घटना है कि किसी गांव के लड़के ने, मतलब है कि सफलता पिछले 60 साल के इतिहास में पहली सफलता केवल प्योर गांव से है। झारखंड से दिल्ली आए थे आप तैयारी करने के लिए? जी हाँ, ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैंने सोचा था कि दिल्ली जाके तैयारी किया जाए। दिल्ली में आके बहुत अच्छे मित्र मिले और जिनके साथ मिलके हमने तैयारी की, अच्छी रणनीति बनाई और सबका सहयोग लिया। मैं मानता हूं कि यूपीएससी जो है सहयोग और संयोग दो चीज की परीक्षा है। आज मैं आपके सामने हूं, खुशी हो रही है। उधर देखिए। भैया, हम लोगों ने एक सपना देखा था, तुम्हें लाल बत्ती मिले, हमें हमारा परिवार सुधरे, हम लोग भी अपने जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो हम लोग चाहते हैं वो हमें मिले। बाबूजी ने तुम्हें हर वक्त कहा कि भैया कि बेटा अपने सपनों की उड़ान को कमजोर मत होने दो, पंख फैला के उड़ो, जितना हो सकता है। उनकी पढ़ाई और हमारी थोड़ी मोड़ी हो सकता है, हमारी जो जरूरत है उसके भी समझौता किया गया, लेकिन उनके पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी, मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था। बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको। दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं और संघर्ष हर एक के जीवन में है। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो, मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी, मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहता हूं। ये तो सरप्राइज। प्रेम कुमार जी, हाँ बोलिए। कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है।
कभी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कह दूं? वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दिए। अब वो जमीन मैं इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं दूं, अब ये दे दूं, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। उधर देखिए। इंद्र जी बेटा कैसे हो? आप खाने पाने के ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए गुड़ रोटी बनाई है। आप ट्रेनिंग में ज्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए। आज तुम्हारे लिए हम दुल्हन खज के रखे हैं, रिश्ता तय हुआ है। खाना आपको तैयारी गुड़ रोटी है। गुड़ रोटी खाने का शौक है? हाँ जी हाँ। बहुत गुड़ रोटी खाता था। आपसे सारे देश के पिता सीख लें, एक मिसाल कायम की है आपने कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे से ये तक कहता है कि मैं ये नहीं कहेंगे कि कोई अपनी किडनी बेचे, लेकिन आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को पढ़ाया, खेत बेचे। आज जिंदगी लाइफ की तरफ से आपको सम्मानित किया जाना है। एक तोहफा आपकी। जैसे आईएएस बने ना, तो ये बोला यार थानेदार की नौकरी छोड़ देंगे क्या? मतलब ये था थानेदार ही ना छोड़े, साथ में साथ ये भी रख लिया। जो सपना था उसको ईश्वर ने पूरा किया और हम बहुत खुश हैं। हम क्या, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारी रामानंद शर्मा ने अपनी जिंदगी की सारी ताकत अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने में झोंक दी। जो कुछ भी था, जितना भी था, जैसा भी था, सब अपने बेटों पर न्यौछावर कर दिया। एक दिन बेटे अतुल ने अपने बीमार पिता को वो खबर सुनाई जिसने उनका सारा दुख दर्द दूर कर दिया। अतुल, कई साल की मेहनत सफल हो गई, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सफलता मिलना अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सफल व्यक्तियों से ही पूछा जा सकता है, वो फील कर सकते हैं, लेकिन बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। सफलता लगभग सभी लोगों के केस में आप देखो तो आसानी से नहीं मिलती है, उसे आपको स्नैच करना पड़ता है। खासकर ऐसा कंपटीशन का युग जब होता है। सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं आपको शुरू से? हाँ, सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं। बस एक चूंकि मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, बल्कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह सकती हैं। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, थे उस समय, सरकारी नौकरी में उनकी क्लर्क ग्रेड पे पोस्टिंग थी। तो उस समय तो पेमेंट भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो 4 बच्चे हम लोग चूँकि सभी थे, और पापा सभी को लगातार प्रेरणा देते थे, सभी के लिए एक करते थे। क्लर्क ग्रेड में थे आपके पिता, आपने बताया, और ऐसा पिता सपना देखता है कि उसका बेटा सिविल सर्विसेज में जाएगा। एक बहुत बड़ा सपना था उनके लिए, बहुत नामुमकिन सा सपना। हाँ, हम लोगों के लिए, जैसे कि एक छोटे परिवार से हम लोग आए थे। सुल्तानपुर हमारे पापा का होम डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। वहाँ के लोगों के लिए, जहाँ मैं परिवेश में जिसमें रहा हूँ, या गर्मी की छुट्टियों में जब जाता था, तो ये एक मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने इसको साकार करने के लिए शायद एक रणनीति रच रखी थी। उन्होंने मुझे सभी मुश्किलें सहते हुए भी एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई। जितना उनके बस में हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया, और आज उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब है। खर्चा उठाने के लिए ट्यूशन्स भी पढ़ाए? हाँ, शुरुआत में जब मैं यहाँ आया दिल्ली, तो मैंने स्टार्टिंग की थी और पढ़ाया भी। प्रॉब्लम्स भी हैं दिल्ली की, तो आप कल्चर जानते हैं। यहाँ पे थोड़ी समस्या भी होती है लोगों से कम्युनिकेट करने में, स्टूडेंट्स बिहेवियर, ये सब प्रॉब्लम्स आई। जब इतने दबाव में एक लड़का दूसरे शहर में रहता है अतुल, तो
बहुत मौके ऐसे आते हैं कि जब नौजवान है, खर्च करने का एक मौका है, लेकिन हाथ से कोड़ना पड़ता है कि नहीं मैं ये खर्च नहीं कर सकता, मेरे पिता के पास इतना नहीं है। ऐसे बहुत मौके आपके सामने। मुझे पता था कि हाँ घर में भी सभी लोग एक स्ट्रगल की लाइफ बिता रहे हैं, तो मुझे भी स्ट्रगल ही करना है। मैं अपने परिवार से अलग तो नहीं रह सकता और मुझे उन्हीं की लाइफ का एक हिस्सा बनना था, तो मैंने वही किया। परिवार का इतना ख्याल है आपको। ये मेरे पापा हैं, श्री रामानंद शर्मा। रामानंद जी, बेटे ने सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ईश्वर ने कर दिया। हमेशा से आपका सपना था ना बेटा सिविल सर्विसेज में जाए? हमेशा से था, और जो सपना था उसको ईश्वर ने पूरा किया। और हम बहुत खुश हैं। हम क्या, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। आज लगता है कि मेरा बेटा एक आदर्श बेटा है, इसने आज तो मुझे फख्र महसूस करने का मौका आज दिया। तो फख्र है ही है। आज हमें हर माने में यह है कि इतनी मुसीबत से के किसी तरह से ये अपना हमारे सामने ऐसा गौरव खड़ा कर दिया है, जिससे कि हम क्या, जो सुनता है दुनिया सुनती है, तो उसको भी नाज होता है। पैरालिसिस का अटैक कब पड़ा? ये सन 2 में पड़ा है, 2002 में। 7 साल हो गए। अतुल, पापा की बीमारी की वजह से भी बहुत दिक्कतें आई घर में? उस समय काफ़ी दिक्कतें आई थी। पहली बार जब ये सब हुआ तो हॉस्पिटल की फीस जमा करना वगैरह में ये हुआ कि इधर उधर से अरेंज करना, क्योंकि ये तो पैरालिसिस हो चुकी थी, तो ये साइन भी नहीं कर सकते थे। अगर बैंक में कुछ पड़ा भी हुआ था तो ही कुड नॉट साइन, तो पैसे भी नहीं निकल सकते थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। इस सब दिक्कतों के बीच आपको अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना था। हाँ, मेरा MA का एग्ज़ाम उस समय चल रहा था। मैंने BSc के बाद MA किया, तो MA का जब एग्ज़ाम चल रहा था तो उस समय फाइनल ईयर्स चल रहे थे मेरे, तो दिक्कत तो हुई। लेकिन कहते हैं कि चूँकि अच्छी फैमिली मिली थी, हम लोग चारों भाइयों के अंदर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। भैया ने इस चीज़ को समझा, वो लगातार वहाँ प्रेजेंट रहते थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया था। और ये छोटे भाई तो क्या कहूँ, कांट से एनीथिंग। अतुल, उधर देखिए। मेरा मन यही करता है कि अतुल तुम यहाँ आ जाओ, एक बार तुम्हें देख लियो, उसके बाद फिर तुम कहीं भी जाओ। बहुत ही देखने का मन कर रहा है। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम आए नहीं, फोन से ही काम चल रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि खुशी कम हो रही है। आ जाओगे तो डबल हो जाएगी। माँ इंतजार कर रही है। तो आज कह रही हैं, पहले तो कभी कहा ही नहीं। जानते थे यहाँ ज्यादा जरूरी काम बचा हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का सब दिया हुआ है, जो आज मैं यहाँ सफलता से बैठा हूँ। और मैं मनाता हूँ कि भगवान हर किसी को ऐसे ही मानते हैं। अतुल, जिस तरह से आपके पिता ने, आपके परिवार ने सब साथ खड़े होकर आपका इतना साथ दिया, हम उम्मीद करेंगे आप जिंदगी भर अब अपने परिवार का साथ निभाएंगे। आपने अपने पिता को फख्र करने का मौका दिया है। आज हम आपके पिता का यहाँ सम्मान करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। सबसे बड़ा चीज होता है दृढ़ संकल्प, विल पावर। और IAS तो बहुत छोटी चीज है, अगर आदमी के पास विल पावर हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है।
61 साल की उम्र में ठेला गाड़ी खींचते ये हाथ, मिट्टी में सने पैर, बोझा ढोते ये कंधे। मुरारी प्रसाद गुप्ता पिछले 40 साल से बिहार के एक छोटे से गांव में ठेला चला रहे हैं। यही इनकी रोजी रोटी है। गांव के लोग कई साल से इन्हें पागल कहते आ रहे हैं, इनका मजाक उड़ाते आ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो एक आम मजदूर सोच भी नहीं सकता। बेटे को बड़ा सरकारी अफसर बनाने का सपना। शायद इन्हें देखकर इनके सपने पर कोई भी हंसेगा, आप भी। लेकिन आज आप इन पर मत हंसिएगा, क्योंकि आज ये पागल मजदूर एक IAS ऑफिसर का पिता है। ये कहानी है एक साधारण मजदूर के असाधारण बेटे संतोष कुमार गुप्ता की। संतोष, हमारे देश में एक ठेला चलाने वाले का बेटा IAS बनने का सपना देखे, सुनकर हैरानी तो होती है। हैरानी होती है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है दृढ़ संकल्प, विल पावर। और IAS तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर आदमी के पास विल पावर हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। बहुत मेहनत की है आपने? मेहनत तो बहुत की है, क्योंकि हमारे पास उतना हमारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस तरह का था कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था बताने वाले, क्या चीज़ तैयारी करना चाहिए, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए। नहीं हमारे पास ट्यूशन कोचिंग मौजूद थे कि हम बाहर में, नहीं हमारे परिवार में कोई पढ़ा हुआ था, हम अपने परिवार के बड़े लड़के। तो हम भटकते भटकते अपना रास्ता हमने स्वयं तलाशा, हमने स्वाध्याय किया। संघर्ष में ही हम संघर्ष को भी देखे, संघर्ष में हमने सफलता को भी देखा, और लग रहा था अंदर से पूरी तरह विश्वास था कि हमें सफलता निश्चित मिलेगी, और मिल भी गया। अपने माता पिता को कितना श्रेय देते हैं आप अपने इस सफलता के लिए? इस सृष्टि में आने में ही माता पिता का पूरा श्रेय है और रही बात सफलता में, तो सफलता का पूरा सहयोग माता पिता का है। उनका सहयोग से ज़्यादा उनका आशीर्वाद है, और ईश्वर का भी आशीर्वाद है। आपसे कोई मिलने आया है? मुरारी जी, आज बेटे पर गर्व होता है? बहुत गर्व होता है, बड़ी खुशी मिली है। यहाँ पर हमको कैसे भाग था, यहाँ पहुँच गए। एक बात बताइए, कभी सोचा था कि बेटा हमारा सपना पूरा कर देगा? नहीं सोचे थे। ये पढ़ रहे थे तो हम कुछ 2-4 साल पहले के का उतना बड़ा आदमी के लड़का नहीं तैयारी कर पाए, तो देखता ठेला चलाने वाले को लड़का कहाँ पढ़ पाएंगे। लेकिन इन्हीं का ख्वाब था बचपने से कि हम IAS करेंगे। लोग आसपास आपका मजाक भी उड़ाते थे गांव में, ये हाँ, कहते तो थे कि बावले हो, बेटे को भेज दिया पढ़ाने। मजाक तो सभी कोई छोटा आदमी, सभी कोई बड़ा आदमी हंसता है। अब तो आदमी कहता कि तुम्हारा लड़का IAS हो गया, कि कोई काम छोड़ दो मजदूरी वाला। हम कब कैसे छोड़ेंगे सर, बताइए कि हमको पैसा रहेंगे तब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अभी तो तनख्वाह तो नहीं मिल रहा है, हम छोड़ दें। अभी परिवार को लेकर चलना है, इन्हीं को खर्चा देना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब मेरा बेटा इतनी बड़ी सरकारी नौकरी में चला गया है? एकदम ठीक है, अभी लगता है, लेकिन लगता है विश्वास। कुछ दिन पहले बोले थे कि हमारा IAS निकाल, तो वो हमको विश्वास नहीं होता था। आपको विश्वास नहीं हुआ? नहीं होता था। हम ऐसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा लड़का कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया। अभी लोग कहते हैं कलेक्टर बन गया, तो काम हम कि कलेक्टर क्या होता है हम तो जन्म नहीं करते हैं। संतोष, सुनकर कितना अजीब सा लगता है। आपके पिता को ये नहीं पता IAS का मतलब क्या है, और ऐसे पिता का बेटा देश का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लेता है। हम तो यही कहते हैं इनको कि आप बढ़िया बढ़िया काम कीजिए, और खुशी होगा। ईमानदारी से काम कीजिए, सबको भलाई कीजिए, घूस मत कमाइए, मेहनत करिए, जो मजदूरी घूस मत किसी को दीजिए। संतोष, हमने सुना आपने बाल रस्सी से बांध लेते? हाँ, रस्सी से बचपन पढ़ रहे थे ना, हम लोग हिंदू में चुन्नी रखते थे। और चुनिया सोतरी बांध के ऊपर चौकी के खड़ा कर बांध देते थे। ऐसे नहीं दुकानें तो जगह पड़ते थे। पढ़ाई के देखिए माहौल वही है।
मुरारी प्रसाद जी, दुनिया ने भले ही आपका आज तक बहुत मजाक उड़ाया हो, लेकिन जिंदगी लाइफ की तरफ से हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं मुरारी प्रसाद जी। जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए ये तोहफा आपकी नौकरी के लिए